हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग वायरल क्वेश्चन का सोशल साइंस का पार्ट थर्ड लेकर आए हैं। इससे पहले भी पार्ट वन और पार्ट टू चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ जाकर आप देख सकते हो, या नहीं तो वीडियो के लास्ट में आपको एक फोल्डर दिखेगा जिस पर क्लिक करके आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हो गई थी। आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका वाटरलू। क्या हो गया था? वाटरलू। वाटरलू के युद्ध में जो है फ्रांस की हार हो गई थी। अब सीधी सी बात है, इसको अगर आप ट्रिक से याद करना चाहोगे तो कैसे याद करोगे? 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी, तो आपको वाटरलू याद करना है। वाटर का मतलब होता है पानी। आप याद करना, कोई भी युद्ध करेगा, कोई भी मारपीट करेगा, लड़ाई करेगा तो उसको प्यास लगेगी, और वो प्यास लगेगी तो वो पानी पीना चाहेगा। लेकिन जो फ्रांस था ना, फ्रांस अपने साथ पानी लेकर नहीं गया था। ठीक है, इस तरह से एक इमेज क्रिएट कर लेना माइंड में कि वो पानी के कारण हार गया था, तो वाटरलू आपको याद आ जाएगा। ठीक है, याद रखना इसको आप लोग। अगला सवाल देखिए क्या है। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 वर्गों में विभक्त था। कितने वर्गों में विभक्त था? 3 वर्गों में विभक्त था। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। आप लोग वीडियो को देखते भी हो, वीडियो को लाइक भी कर देते हो, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे, तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। आप हमारे चैनल पे आए हो, अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे, ताकि क्लास 10th की भी तैयारी आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो पे, सॉरी अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, चलो देखो अगला सवाल क्या कह रहा है कि चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था। यानी चर्च में एक विशेष कार्य को करने वाले जो व्यक्ति के समूह होते थे उसको क्या कहते थे? सही जवाब हो जाएगा, वो था हमारा पादरी वर्ग। कौन सा वर्ग था? पादरी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? वीवीआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सभी को। ये बना था 1791 में। कब बना था? 1791 में, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या है। फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो काल है आपका 1793 से 1794 का काल, इसको फ्रांस में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग आतंक का काल बोलते हैं, यानी आतंक का राज बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो इस पर जो शासन था वो जार निकोलस द्वितीय का शासन था, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। रूसी संसद का क्या नाम था? तो रूसी संसद का जो नाम था वो था आपका ड्यूमा। याद रखिएगा, क्या नाम था? ड्यूमा। रूसी संसद का नाम क्या था? ड्यूमा था। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल सब है। अगला सवाल देखिए क्या है। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो बोल्शेविक पार्टी का जो नेता था वो था लेनिन। कौन था? लेनिन था। ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। रूसी क्रांतिकारी के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो रूसी क्रांति के जो मुख्य जो उद्देश्य थे आपको बताना है। प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, ये भी था। जमीन किसानों को देना, ये भी था। कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, ये भी था। गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना, ये भी था। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपको बताना है कि जो भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42% है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है। भारत का मानक योमोत्तर रेखा कौन सी है? तो भारत का जो मानक योमोत्तर रेखा है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ग, 82.30 पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है आपका उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है, बाकी सभी से गुजरती है। इसके ट्रिक वाला वीडियो मेरे सेकंड चैनल जैकपुर फाइंस पे अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, जैकपुर फाइंस पे वहाँ जाओ, वहाँ पे इसके ट्रिक वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है भैया? तो वो नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है।
कैसे याद रखेंगे, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये माउंट एवरेस्ट, उसको कोई भी नाप नहीं सकता, क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा है, इतना ही ऊंचा है कि उसको कोई नाप नहीं सकता, नाप नहीं सकता, नाप से नेपाल याद रखना आप लोग। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहते हैं। तो एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा रहता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, अब भैया यहाँ पे ट्रिक लगा लो, एक स्थलीय भाग है, ठीक है, एक स्थलीय भाग है 3 ओर, 1 2 3, 3 ओर वो जल से घिरा हुआ है, एक और थोड़ा बहुत छोड़ दिया जिधर से आप जाओगे इसमें। ठीक है, तो ये 3 ओर जल से घिरा हुआ है, इसलिए वहाँ पे कोई भी दीप यानी दिया नहीं जला पाओगे, वहाँ पे कोई भी दिया नहीं जलेगा भाई, क्योंकि वो 3 ओर जल से घिरा हुआ है, प्रायद्वीप दीप। ठीक है, प्राय वहाँ पे कोई भी दिया जलता नहीं, बोलते ना प्राय। अब ऐसा नहीं है कि अब तीनों एक और तो रास्ता था ना, तो एक आध दो जल जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राया, है द्वीप नहीं, प्रायद्वीप, यानी कि प्राय जो है कोई जल जाएगा, लेकिन प्राय जो है लगभग नहीं जलता है। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेप को किस नाम से जाना जाता है। तो भाई जो बाढ़ वाले जो मिट्टी लेकर आते हैं, तो नई मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं, पुरानी मिट्टी को क्या करते हैं, बांग कर देते हैं, तो नया वर्ड इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए हो जाएगा खादर। ठीक है, ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार हमने आपको करवा चुके हैं लाइव क्लास में भी, कन्नड़। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या हमारा, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। तो किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है, तो लक्षद्वीप का। ठीक है, तो भैया यहाँ पे ट्रिक लगा लो, तो अगर आपका जो है ना लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य प्राप्त करना है, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है कि आपको 90% प्लस लाना है, तो भैया आपका जो लक्ष्य होगा ना वो प्रबल होना चाहिए। प्रबल क्या होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। तो किस द्वीप का निर्माण जो है प्रवाल भित्ति से हुआ है, तो लक्षद्वीप का। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है वो अमेजन नदी की है। किसकी है, अमेजन नदी की है। ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल, कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो कौन सी नदी गिरती है भाई, नर्मदा नदी। कहाँ जाकर गिरती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है नर्मदा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखो, लमपुर नहीं होगा, पालमपुर होगा। ठीक है, ये गलत है। पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। तो 75%, इतना तो अब आप लोग को याद ही हो गया होगा। खरीफ फसल की अवधि क्या है आपको बताना है। खरीफ फसल की अवधि क्या है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका जून से अक्टूबर हो जाएगा ना, जून से अक्टूबर। इसका भी ट्रिक वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है मेरे सेकंड चैनल पे, जैकपुर फाइंस पे, आप जाओ वहाँ पर जाकर उसको देख लेना। हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का जो संबंध है किससे है आपको बताना है। तो इसका संबंध जो है खाद्यान्न के उत्पादन से है यानी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी है आपको बताना है। निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी है। तो नगद पैसा तथा कच्चा माल, ये क्या है, कार्यशील पूंजी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है। तो कौन जो है इसमें से गैर कृषि क्रिया है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा फसल की देखभाल करना, ये गैर कृषि क्रिया हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, कथन दिया है आपको 2। ठीक है, थोड़ा हट कर क्वेश्चन आया अब आप लोगों के लिए, देख लो किस तरह से इसको बनाया जाता है। 2 कथन दिया है, कथन को पहले बोला है ध्यानपूर्वक पढ़ लो। चलो भाई पढ़ लेते हैं। जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी का निर्माण कहते हैं। चलिए पहला कथन हो गया। दूसरा कथन 2, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है या कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। केवल कथन 1, केवल कथन 2, कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, दोनों सही है आपका। ठीक है, दोनों बात इसकी सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो भैया एक होगा जो अर्थव्यवस्था पर बोझ है, कैसा था, अशिक्षित और मतलब जो अस्वस्थ लोग होते हैं ना वो अर्थव्यवस्था पर बोझ होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति। भाई अर्थव्यवस्था के लिए बेनिफिशियल है वो, परिसंपत्ति है।
तो पहला तो शिक्षित होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। अगर ये है आपके पास तो आप तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो कौन सा कथन है भाई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति रोजगार नहीं मिलता है, यानी अभी आपका 100 रुपया मजदूरी अगर चल रहा है, 100 रुपया मजदूरी चल रहा है और फिर भी जो मजदूर है ना वो काम करने को तैयार है 100 रुपया में भी, लेकिन उसको कोई काम देने वाला नहीं है, तो यही हो जाएगा बेरोजगारी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर दोनों चलाया गया है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है सभी को। मौसमी बेरोजगारी से आपका क्या तात्पर्य है। तो मौसमी बेरोजगारी से आपका तात्पर्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है तो उसको हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, यानी कि आपको किसी विशेष मौसम में ही आपको रोजगार मिलेगा, बाकी समय आप घर पे बैठे रहो, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी लोगों का शासन। किसका शासन, लोगों का शासन, ठीक है। इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, यानी कौन जो होगा लोकतंत्र की विशेषता नहीं होगा। सही जवाब हो जाएगा एक ही राजनीतिक दल का शासन। आप लोकतंत्र में एक ही राजनीतिक दल थोड़ी ना शासन करेगा। अगर बीजेपी है तो क्या बीजेपी ही शासन करेगी, कल होकर कोई और जीत जाएगा, फिर उसके बाद कोई और जीत जाएगा। तो इस तरह से एक राजनीतिक दल शासन नहीं करता है लोकतंत्र में। ये आपके ऊपर है कि आप किसको वोट करोगे, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन गलत है आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 33 में हम बता देते हैं ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। भैया लोकतंत्र शासन का तो एक रूप है, लेकिन यहाँ पे वंशानुगत नहीं चलता है, पहले बाप फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, ऐसा नहीं होता है। जनता जिसको वोट देगी वही वहाँ सरकार बनाएगा। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, आपको बताना है भैया कौन सा तर्क। तो ये वाला तर्क ऑप्शन नंबर घ अच्छा नहीं है। लोकतांत्रिक नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। इस तरह के सवाल अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, आप लोग अच्छे से आंसर कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। तो कब किया था भैया, कब किया था। ऑप्शन नंबर घ 1999 में। यदि देखिए बाबू अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग प्रेस नहीं करते हो, जिससे आपको पता नहीं चलता है। मैराथन क्लास होने वाला है, लंबे लंबे लाइव क्लासेस चलेंगे, इसमें काफ़ी सवालों को डिस्कस किया जाएगा। हो सकता है कि आप लोगों का मैराथन क्लास बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाए, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36। ये स्वतंत्र हुआ था आपका 1994 में। कब हुआ, 1994 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी। तो रंगभेद की जो नीति थी वो दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित थी, याद रखना है। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। भारतीय संविधान सभा में जो सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 299, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। तो लोकतांत्रिक संविधान में जो है शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठा कर जाना। भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया था। तो भारतीय संविधान सभा ने किस दिन, 26 नवंबर 1949, यानी कि संविधान बनकर तैयार हो गया तो काम पूरा हो गया। लागू कब हुआ ये अलग मैटर है, आपका काम पूरा हो गया 26 जनवरी 1949 को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ आप लोग जो है झारखंड के राज्यपाल का नाम आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सके, ठीक है। तो झारखंड के प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है उसके नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।